पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी जीके का ये मॉक टेस्ट मुझे कल डालना था, बट कल कुछ समस्या बन गई थी, तो आज मैं 2 मॉक टेस्ट डालूंगा आपका। एक अभी डाल रहा हूँ और एक आपका लेट नाइट आएगा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो दोनों के दोनों आप देख लेना, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। बिना देरी किए और बिना फालतू टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है? मॉक टेस्ट 2 है। इसका पीडीएफ जो है मेरे बंधुओं, वो आपको टेलीग्राम पे मैं दे ही रहा हूँ, तो टेलीग्राम पर जा करके आप इसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखो, प्रयाग लिखा है, हरिद्वार लिखा है, वाराणसी लिखा है, कानपुर लिखा है, जिसमें से प्रयाग, वाराणसी और कानपुर ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पे हैं? यूपी में पड़ते हैं। हालांकि पहले हरिद्वार भी यूपी में था, परंतु आपका उत्तराखंड अलग होने के बाद हरिद्वार भी अलग हो गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, तो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है वाराणसी। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि गंगा किनारे यूपी के जो शहर हैं, है ना, यूपी के शहर जो गंगा किनारे हैं, उसमें आपको याद रखना है गढ़मुक्तेश्वर, है ना। क्या है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर है। दूसरे पे आपका वाराणसी है। कौन सा है मेरे भाई? आपका वाराणसी है। तीसरे पे आपका कानपुर है ना। कानपुर के बाद नहीं है, मतलब आपका एक नाम प्रयाग है। प्रयाग के बाद आपका फर्रुखाबाद। क्या है? फर्रुखाबाद, है ना, फर्रुखाबाद है। उसके बाद आपका मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर के बाद आपका बिठूर है ना, बिठूर, है ना, आपका कन्नौज। ये प्रमुख जगह हैं जो नाम आपको याद रखने हैं। और बदायूं, कौन सा? बदायूं है। तो इतने नाम आप याद कम से कम रखेंगे कि यूपी के वो शहर जो गंगा किनारे हैं वो ये हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना। अब देखो, गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या है? ये आपका एक बांध जो होते हैं ना, आपको पता है बांध जो बन जाते हैं। और कौन सा बांध? आपका रिहंद बांध, है ना। रिहंद नदी पर आपका बांध बना हुआ है। ऐसे जैसे बांध होता है तो उसके पीछे जो जल इकट्ठा पूरा का पूरा हो जाता है, वहाँ पर एक कृत्रिम झील बन जाती है, जिसका नाम कुछ ना कुछ रख लिया जाता है। तो रिहंद बांध जो बना हुआ है रिहंद नदी पर, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। सोनभद्र आपका कौन सा है? सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र जिले में जो रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, उसकी जो झील है उसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपको लगेगा कि झांसी में होगा, परंतु झांसी निकट ही है किसके? ललितपुर के। किसके? ललितपुर के। ललितपुर वो जिला जो 3 तरफ से, एमपी से 3 तरफ से घिरा है, 3 तरफ से जो घिरा है उसको क्या, वो कौन सा जिला है? ललितपुर है। और ललितपुर में किस पर? आपके बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। अगला, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? तो सीधे याद रखना है यूपी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो केन भी है, बेतवा भी है, चंबल भी है। चंबल सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख सहायक 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 नदी है आपकी कौन? यमुना, है ना, ये चंबल। कल्याणी नहीं है, कल्याणी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 6ठा प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र, है ना। जल विद्युत केंद्र मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेंटर, है ना। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर प्रोड्यूस होती है ना, कि डैम बने रहते हैं, चेक डैम बने रहते हैं, ऊपर से पानी डलता है, टरबाइन घूमता है और उसके माध्यम से बिजली जनरेट आपकी होती है। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना आपकी किस पर है? तो जो रिहंद बांध है आपका, रिहंद बांध है ना, जो जिसके बारे में भी हमने देखा था, उस रिहंद बांध पर, यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बांध है आपका, जलाशय है, वहाँ पर जो आपका जल विद्युत केंद्र है उसका नाम आपका ओबरा है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नरोरा। नरोरा का सीधे याद रखना है, बुलंदशहर में है आपका एटॉमिक सेंटर है ना, एटॉमिक सेंटर है। और इस एटॉमिक सेंटर के माध्यम से वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो आपको सीधे याद रखना है नरोरा, ठीक है, क्योंकि पनकी और हरदुआगंज ये आपके थर्मल पावर है, थर्मल
पावर सेंटर है, थर्मल तापीय ऊर्जा केंद्र है। ओबरा आपका जल विद्युत केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन सा है? नरोरा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका माता टीला, कौन सा? माता टीला। तो माता टीला मैं पहले बता चुका हूँ, माता टीला आपका बेतवा नदी पर स्थित है बांध, और ये कहाँ पर है? ये आपके ललितपुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई? ललितपुर में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय परियोजना नहीं है ना? तापीय, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है रिहंद। रिहंद पर कौन सी है? ओबरा, है ना, ओबरा है। तो ओबरा आपकी जल विद्युत है, बाकी आपके तीनों क्या है? बाकी तीनों आपके तापीय ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें हरदुआगंज कहाँ पे है? हरदुआगंज तो आपके अलीगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा, ये नहीं है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र लगे हुए हैं? तो ऊपरी गंगा जो कैनाल है आपकी, कौन सी? ऊपरी गंगा जो कैनाल है, इसमें सबसे ज़्यादा आपके क्या है? विद्युत उत्पादन केंद्र, जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगला, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो नरोरा में, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पक्षी विहार के मैंने प्रश्न ले लिए। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ पर? संत कबीर नगर में आपका स्थित है। अगला, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो ये है आपका यूकेलिप्टस का पेड़। इसको आतंकवादी भी कहते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज, है ना, नवाबगंज है ना, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, जिसका नाम सन 2015 में बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद, कौन सा? चंद्रशेखर आज़ाद, ये नाम बदल कर रख दिया गया है सन 2015 में। पहले इसका नाम नवाबगंज पक्षी विहार हुआ करता था, सबसे पहले इसी पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी बन चुका है? तो यूकेलिप्टस। अगला, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है। देखो, एस्बेस्टस एक खनिज है, और एस्बेस्टस आपका कहाँ पे मिलता है? मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है। खनिज वाला प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहला वन्यजीव विहार था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। कहाँ पर? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में 1957 में। अगला, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी, तो बब्बर शेर सफारी केवल इटावा में होती है, बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो यूरेनियम का उत्पादन ललितपुर में आपका होता है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना। आपको ये बताना है कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना आपकी यूपी में शुरू हुई थी सन 2001 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। किस लिए शुरू हुई थी? कि जैसे ग्रीनरी वगैरह बढ़ती रहे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र आपका एमपी में पड़ता है, और आपके सोनभद्र में भी ये क्षेत्र पड़ता है। कहाँ पर? सोनभद्र में। तो सिंगरौली क्षेत्र में आपके क्या पाए जाते हैं? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? मतलब कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो सुरहाताल पक्षी विहार आपके बलिया में है। बागी बलिया, चित्तू पांडे समानांतर सरकार की स्थापना करी थी आपकी इन्होंने यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर है, जो 1986 में आपका स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं आपके रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है? आपका मैग्नीशियम का अयस्क होता है। किसका? मैग्नीशियम का आपका अयस्क होता है। मैग्नीशियम का आपका अयस्क होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो अभी हमने देख लिया, ललितपुर में मिलता है। लखनऊ परियोजना, ठीक है, लखनऊ प्लान भी कहते हैं, जो सड़कों के विकास से संबंधित था। जो क्या था? सड़कों के विकास से संबंधित था, और ये एक 20 वर्षीय प्रोग्राम था। क्या था मेरे भाई? ये एक आपका 20 वर्षीय प्रोग्राम था, 20 वर्षीय कार्यक्रम था सड़कों के विकास का, है ना। और किसके विकास संबंधित है? स्वास्थ्य के, आवास के, विद्युत शक्ति के,
नागपुर के, ये सब देखो टाइप इसने गड़बड़ कर रखी है, ये आपके सड़कों के विकास से संबंधित है। 1985 में ये प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो जीटी रोड क्या था ना, पुराने टाइम में, मतलब पुराने समय में जीटी रोड एक मतलब एक बहुत बड़ा रोड था, या एक सब दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रोड था, जो बांग्लादेश के, कहाँ से? बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है चटगांव, है ना, चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर तक जाता था। कहाँ तक? लाहौर तक, है ना, और पूरे के पूरे पश्चिम से लेकर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के हिस्से को जोड़ता था। तो इस पूरे के पूरे उसमें ये प्रश्न पूछा गया है आपका कि इस जीटी रोड में, है ना, आपका कौन सा जगह नहीं पड़ती? तो प्रयाग भी पड़ता है, आगरा पड़ता है, अलीगढ़ नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम और पूर्वी पश्चिम गलियारे, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर्स हैं, ये आपस में मिलते हैं कहाँ पर? आपके झांसी में मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो आपका नेशनल वाटरवेज, है ना, नेशनल वाटरवेज, है ना, आपका कौन सा वन, कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर का रास्ता गंगा नदी के माध्यम से तय किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किस किस के बीच में है? तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। कहाँ पर? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। अगला, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री तथा यूपी में आपका जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में आपका स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर भी कहीं कहीं पर लिखी रहती है और 302 किलोमीटर भी लिखी रहती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, 38वां। अब आपके जनगणना से प्रश्न है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है ना? तो 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। कितनी? 77.3%। अगर यूपी में 100 पुरुष रह रहे हैं तो उसमें से 77 लोग पढ़े हुए हैं और बाकी के लोग अनपढ़ हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001, ध्यान रखना है, जनगणना 2001 के अनुसार कौन सा वर्ग, इसमें से कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सर्वाधिक साक्षर है? तो जैन वर्ग 2001 के अनुसार सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 तक कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? तो शिशु लिंगानुपात जो है आपका 2011 के अनुसार वो 902 है। कितना है? 902 है। और अगर सामान्य लिंगानुपात की बात करी जाए, है ना, सामान्य लिंगानुपात की बात करी जाए तो वो 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में। ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों पे 912 लड़कियां हैं। और शिशु लिंगानुपात के मामले में जहाँ पे 0 से 6 वर्ष है वहाँ पर आपका 1000 लड़कों पे 902 लड़कियां हैं। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल कितना है? तो अगर 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी देखी जाए तो ये है 47.71%। कितना? 47.71% महिलाएं हैं, है ना। अगर 100 आदमी यूपी में रह रहे हैं तो उसमें से 48 औरतें यूपी में रह रही हैं, है ना, उसमें से 48 औरतें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद है। और यूपी के जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर आप ऐसे लें, 1 किलोमीटर आप ऐसे लें, इसके बीच में जो 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो आपका स्थान रहेगा उसमें यूपी में 829 लोग औसतन रहते हैं। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय आबादी भी आपके गाजियाबाद में रहती है, बी ऑप्शन ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी थी? यानी कि 2011 के अनुसार कितने शहर ऐसे थे जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी निवास कर रही थी? तो ऐसे 7 शहर थे। कौन कौन सा था? आपका कानपुर सिटी था, कानपुर सिटी, ठीक है, ये घटता क्रम है। उसके बाद आपका लखनऊ था, उसके बाद आपका गाजियाबाद है,
है ना, गाजियाबाद है। गाजियाबाद के बाद आपका आगरा है, ठीक है। आगरा के बाद आपका वाराणसी है, वाराणसी के बाद आपका मेरठ है, और मेरठ के बाद आपका प्रयाग है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 नगर आपके हो जाते हैं। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो सबसे कम जनसंख्या आपकी महोबा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र आपके प्रयागराज में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है लोक नृत्य का, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो कर्मा आपका ज़्यादातर आपके बुंदेलखंड का ये नृत्य है ना, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर ये आपका मिलता है। तो सोनभद्र का क्षेत्र में ये हमारा कर्मा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सितार, तबला, सरोद या वीणा, तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तो हमने 14 ही मिनट में आपके 47 प्रश्न आज करें, 3 क्वेश्चन मैंने हटा दिए थे, और उम्मीद है मैंने सारे के सारे आपके सही किए हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला में हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।